हेलो एवरीवन, आज डेट है 20 जून और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी को सर्च करके वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज मैप बेस्ड और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नॉर्थ अमेरिका के मैप को। नॉर्थ अमेरिका में कनाडा और USA दो मेजर कंट्री है और इन दोनों के बीच के एरिया मतलब दोनों की जो बॉर्डर बनाती हैं वहां पर ग्रेट लेक्स पाई जाती हैं। ये जो ग्रेट लेक हैं ये 5 लेक आपस में मिल करके इंटरकनेक्टेड हैं। ये 5 लेक आपस में और उन्हीं को कंप्लीटली बोला जाता है ग्रेट लेक्स के नाम से। अगर इस मैप को अच्छे से और हम व्यू करें तो इन ग्रेट लेक्स में लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरोन, लेक ईरी और लेक ओंटारियो, ये 5 लेक हैं और इनको कंप्लीटली मिलाकर के बोला जाता है ग्रेट लेक्स। ये जो लेक्स हैं वो यहाँ सेंट लॉरेंस रिवर बहती है और वो जाकर के अटलांटिक ओशन में जाकर के मिलती है। मतलब इन लेक्स के थ्रू आप वाटरवे क्रिएट कर सकते हो और अटलांटिक ओशन तक अपनी रीच को बना सकते हो। अगर इन सारे लेक्स को हम अच्छे से व्यू करेंगे तो आपको एक पता चलेगा, एक बात, एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट कि ये 4 जो लेक्स हैं, लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरोन, लेक ईरी और लेक ओंटारियो, ये कनाडा और USA के बीच में अपनी बॉर्डर को शेयर करते हैं। लेकिन जो लेक मिशिगन है वो कंप्लीटली USA में है। और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम देखें तो ये जो लेक्स हैं वो फ्रेश वाटर लेक्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, बहुत ही मेजर सिटीज़ इन लेक्स के किनारे बसी हुई हैं, जैसे कि लेक सुपीरियर के किनारे है डुलुथ, मिशिगन के किनारे है शिकागो, यहाँ पर है डेट्रॉइट शहर, इसके अलावा क्लीवलैंड देख लीजिए और टोरंटो देख लीजिए। बहुत सारे इम्पोर्टेंट ऐसे सिटीज़ हैं जो इस लेक्स के किनारे बसे हुए हैं। अगर हम हाइड्रोलॉजिकली इन लेक्स को व्यू करें तो ये लेक जो हैं वो 4 ही लेक इनको माना जाता है, क्योंकि लेक मिशिगन और लेक ह्यूरोन एक स्टेट है, स्टेट ऑफ मैकिनेक, उसके थ्रू आपस में कनेक्टेड है। इसीलिए इस लेक को 4 लेक, हाइड्रोलॉजिकली ये 4 लेक मानी जाती हैं। ये जो ग्रेट लेक वाटरवेज हैं वो मतलब ये आपस में कनेक्टेड होने की वजह से ये जो एरिया है वो वाटरवे के रूप में कनेक्टेड है। और आपको पता है कि अगर रोडवे से, एयरवे से हम कनेक्ट करें वाटरवे को तो वाटरवे जो है वो काफ़ी सस्ता गिरता है। इसीलिए ये वाला जो एरिया है ना वहाँ पर यहाँ पर काफ़ी पॉपुलेशन पाई जाती है। ठीक है, तो ये हमने ग्रेट लेक्स के बारे में देखा। ये जो ग्रेट लेक्स है इनको ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका या फिर लॉरेंशियल ग्रेट लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अब हम द हिंदू की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज, HC डायरेक्ट्स NHRC टू एग्जामिन कंप्लेंट्स ऑफ बंगाल वायलेंस। बंगाल में जो इलेक्शन हुए उसके बाद में वहाँ पर जो भी वायलेंस हुआ, पोस्ट पोल वायलेंस, उसको एग्जामिन करने का कलकत्ता हाई कोर्ट ने NHRC को जिम्मेदारी दे दी है कि आप उसको एग्जामिन करो। जो भी कंप्लेंट्स हमें प्राप्त हुई उन सब के बारे में आपको डिस्कस करना है। अगर हम NHRC के बारे में डिस्कस करें तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि NHRC कैसी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, किस तरह की बॉडी है, नीचे आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखो, NHRC के बारे में हम देखें तो NHRC एक मल्टी मेंबर बॉडी है। इसमें एक चेयरमैन होता है और अदर मेंबर्स होते हैं, जिसमें से NHRC में एक चेयरमैन और उसके अलावा देखो पहले कुछ इसमें अमेंडमेंट हुए हैं वो भी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो ये मल्टी मेंबर बॉडी है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। जो इसका चेयरमैन और मेंबर्स होते हैं उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और अगर SHRC स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करें तो वहाँ पर गवर्नर अपॉइंट करता है। देखो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें इनकी जो फंक्शन है, NHRC के फंक्शन और पावर्स क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ह्यूमन राइट्स को लेकर के कोई भी अगर इनको पिटीशन प्राप्त हो या फिर ये सुओ मोटो मतलब खुद के आधार पर भी अगर इनको लगता है कि कोई क्राइम हुआ है, कोई केस फाइल किया गया है, उसमें ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है, तो ये उसकी जांच कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये अपनी रिकमेंडेशन देते हैं। इनकी जो भी इनकी जांच है, जो भी इन्होंने एग्जामिन किया उसको अप्लाई नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपनी कुछ रिकमेंडेशन दी और उसको मान लिया गवर्नमेंट ने, जरूरी नहीं है गवर्नमेंट उसको माने या फिर नहीं माने। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। ह्यूमन राइट्स के फील्ड में ये रिसर्च को प्रमोट करते हैं। NHRC जो है वो ह्यूमन राइट्स के लेकर के जो लिटरेसी है वो सोसाइटी में अवेयर करती है, मतलब सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट करती है ह्यूमन राइट्स को लेकर के।
ये जो कमीशन है उसके पास में सिविल कोर्ट के और एक तरीके से ग्रांट देने के, रिलीफ देने के भी कुछ पावर्स मौजूद होती हैं। ये जो NHRC है, इट ऑल्सो हैज़ द अथॉरिटी टू रिकमेंड पेमेंट ऑफ कंपनसेशन और डैमेजेस। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी इसको कोई कंप्लेंट प्राप्त हुई तो एक साल के अंदर, मतलब जैसे कोई केस हुआ अगर वो ज़्यादा पुराना हुआ तो उसके ऊपर NHRC अच्छे से वर्क नहीं कर सकता। अगर अभी न्यू केसेज है तो उसके ऊपर NHRC अच्छे से वर्क कर सकता है। कुछ लिमिटेशन है, सबसे ज़्यादा लिमिटेशन हम ये बात करें तो NHRC जो है उसमें इन्वेस्टिगेशन की मैकेनिज्म नहीं पाई जाती है। मेजॉरिटी केसेज में हम ये देखते हैं कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो हैं वो अगर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है तो ये उससे पूछता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से, कि जांच करने के लिए। इसकी जो रिकमेंडेशन होती हैं, NHRC कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन विदाउट द पावर टू एनफोर्स डिसीजन, मतलब डिसीजन को एनफोर्स करने की कोई पावर नहीं होती है NHRC में। अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको चेंज करना चाहिए। इन चीज़ों को हम देखो मेंस के आंसर राइटिंग के हिसाब से हम देख रहे हैं। मेंस में आप ऐसे लिख सकते हो कि ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है उसको कुछ पावर्स दी जानी चाहिए, कुछ चेंजेस किए जाने चाहिए ताकि उसकी जो एफिकेसी है उसको आप एनहेंस कर सको। इसका जो कंपोजिशन है उसको भी चेंजेस करने की आवश्यकता है और उसी को ध्यान में रख करके कुछ चेंजेस किए गए। उस चेंजेस में ये अमेंडमेंट किया गया 2019 में और उसमें ये माना गया कि पहले NHRC में जो चीज़ें थी उनमें कुछ बदलाव किए जाए। जैसे NHRC में पहले जो हेड है वो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता था उसी को बनाया जाता था। इसके अलावा 2 ऐसे मेंबर होते थे जिनको ह्यूमन राइट्स की जानकारी हो। इसके अलावा एक्स ऑफिशियो मेंबर भी होते थे, ठीक है, जो इनका टर्म ऑफिस होता था, मतलब टर्म होता था ऑफिस का वो 5 साल या फिर 70 साल। अब इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का जो जस्टिस होता है उसको भी आप हेड बना सकते हो, मतलब जैसे पहले चीफ जस्टिस ही हेड बनता था, अब आप जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसको भी हेड बना सकते हो। तो एक ज़्यादा वास्ट एरिया हो गया, आपके पास में ज़्यादा ऑप्शन हो गए, पहले इतने ऑप्शन नहीं होते थे। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, पहले 2 व्यक्ति होते थे जिनके पास में ह्यूमन राइट्स को लेकर के क्या हो जानकारी हो, लेकिन अब 3 व्यक्ति कर दिए गए जिसमें एक वीमेन होगी। इसके अलावा जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं, पहले जो SC ST के, इसके अलावा SC ST के वीमेन जो कमीशन हैं उनके जो हेड होते हैं वो इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर बन जाते थे, लेकिन अब इसमें जो बैकवर्ड क्लासेज के लिए कमीशन बना है उसके मेंबर भी, पॉक्सो एक्ट के तहत भी, मतलब चिल्ड्रन राइट्स जो कमीशन है उसका हेड भी, ये सारे जो हैं वो इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर बने जाएंगे। अब जो इसकी टर्म ऑफिस है पहले 5 साल या 70 साल, अब उसको 3 साल कर दिया गया, मतलब 3 साल या फिर 70 साल, जो भी पहले गेन करेगा इंसान उस तरीके से इनका टर्म होएगा। रीअपॉइंटमेंट को भी लागू कर दिया गया, पहले रीअपॉइंटमेंट नहीं होता था। तो ये NHRC में कुछ चेंजेस किए गए हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है और आपको नीचे ये बताना है कि ये कैसी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये आपको सबको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट न्यूज है, यहाँ देखिए, राजस्थान वीमेन वाउ टू नर्चर ग्रीन फैमिली। देखो राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है चूरू डिस्ट्रिक्ट और वहाँ पर है तारानगर। तारानगर जो एरिया है वहाँ पर 33 जो विलेज पंचायत हैं और हर विलेज पंचायत में 100 वीमेन ने ये जानकारी ली है, ये कोशिश की है कि जो पेड़ हैं उनको एज ए फैमिली मेंबर वो अपनाएंगी, ठीक है। और ये किस दिन काम किया गया, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट, इसका जो वीक है इसके तहत 5100 सैपलिंग्स को लगाया गया, प्लांटेड किया गया। देखो इसमें जो हेल्प है वो किया श्याम सुंदर जानी ने, जिनको UN का एक अवार्ड मिला था और लैंड फॉर लाइफ अवार्ड ऑफ द UN। इन्होंने क्या काम किया कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डूंगर कॉलेज बीकानेर में, वहाँ पर रहते हुए इन्होंने लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की कि आपको ट्री को एज ए फैमिली मेंबर के रूप में रिलेट करके उसको उगाना है, उसमें कंट्रीब्यूशन करना है। इसी के तहत उन्होंने 10 लाख फैमिलीज़ को अपने साथ में जोड़ा और 15,000 विलेजेस जो हैं उनको आपस में जोड़ करके लगभग 25 लाख पेड़ पिछले 17 साल में उन्होंने जो वेस्टर्न राजस्थान आप समझ रहे हो ना, थार
थार डेजर्ट वाले एरिया में इतने पेड़ लगाए हैं। देखो पेड़ लगाने से क्या होगा, जो सॉइल है वो बंधी हुई रहती है और जो डेजर्ट का इंक्रीज होगा वो कम होगा, मतलब जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी है वो बनी रहेगी, जो लैंड है वो बैरन लैंड में चेंज नहीं होगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव किया है राजस्थान में और इसको अप्लाई करने की आवश्यकता है पूरे ऑल इंडिया में। इन्होंने जो पेड़ लगाए उसमें खेजड़ी, रोहिड़ा, नीम, बेर, शीशम, क्योंकि ये वाले जो पेड़ है ना वो इस एरिया में स्पेशली जो डेजर्ट वाला एरिया है जहाँ पर पानी की कमी है और कम पानी में भी ये पेड़ आसानी से उग सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए। देखो स्विस बैंक समझते ही आपको पता होना चाहिए कि इलीगल जो पैसा है वो वहाँ जमा करवाया जाता है। उन बैंक के कुछ फैक्ट्स आए हैं और उसमें माना गया है कि 2019 से अभी तक ब्लैक मनी में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। हालांकि जो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं वो कम्प्लीटली नहीं प्राप्त हुए हैं, तो उसी के लिए माना जा रहा है कि कम्प्लीटली जो स्विस अथॉरिटीज़ हैं उनको रिक्वेस्ट किया गया है कि जो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं, पॉसिबल रीजन्स हैं फॉर चेंजेस इन डिपॉजिट नंबर्स, वो सब कुछ प्रोवाइड करवाए जाए। नेक्स्ट न्यूज मिल्खा सिंह को लेकर के है। मिल्खा सिंह जिनको फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता था, उनकी कोविड की वजह से डेथ हो गई। देखो ये जो मिल्खा सिंह हैं इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था क्योंकि ये एक बेहतरीन स्प्रिंटर थे और इन्होंने जो एशियन गेम्स होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, उनमें काफ़ी मेडल्स गेन किए थे। इसके अलावा जो ओलंपिक्स हैं उसमें भी इंडिया को इन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया था। नेक्स्ट न्यूज कोविड-19 के केसेज बढ़ सकते हैं, इसके लिए सेंटर ने बोला है कि सभी को अवेयरनेस रहने की ज़रूरत है। थर्ड वेव को आने से पहले ही हमें अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि वो प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट ना हो। नेक्स्ट न्यूज HCO को लेकर के है। HCO में जो सिक्योरिटी एडवाइज़र है उनकी मीटिंग होने वाली है, तो हमारे इंडिया से अजीत डोवाल इस मीटिंग को अटेंड करेंगे। तजिकिस्तान में ये मीटिंग होगी। अब आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है HCO ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देखो जब HCO ऑर्गेनाइजेशन 1996 में जब बना था तो इसको संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। 2001 में इसको HCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाने लगा और बाद में 2017 के लगभग इसमें इंडिया और पाकिस्तान भी जुड़ गए। शुरुआत में 5 देश थे, फिर इसमें एक देश और ऐड हुआ 6 और अब इंडिया और पाकिस्तान जुड़ने के बाद में इसके मेंबर कंट्रीज हो गए हैं 8। इसमें है सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज़ हैं वो हैं कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, इसके अलावा रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ये मिला करके 8 कंट्रीज इसके हैं। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये आपको बताना है और कुछ इम्पोर्टेंट इसके ऑफिसेज हैं उनके नाम भी आपको नीचे लिखने हैं। नेक्स्ट न्यूज देखो, कोविड की जो वैक्सीनेशन चल रहा है उसमें हमारी 3.6% जो पॉपुलेशन है वो फुल्ली वैक्सीनेटेड हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज फॉरेन पेज से है। ईरान में अभी चुनाव हुए प्रेसिडेंट को लेकर के और वहाँ के जो 60 ईयर ओल्ड्स इब्राहिम रेजी वहाँ के हेड बन गए हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो अब देखने वाला होगा कि आने वाले समय में देखो यूएसए जो है वो न्यूक्लियर डील को लेकर के ईरान के साथ में समझौता करना चाह रहा था, तो उस एग्रीमेंट के ऊपर कैसे साइन होंगे, किस चीज़ों को ऊपर डिस्कस किया जाएगा और किस तरीके से चेंजेज होंगे, किस तरीके से जो ईरान के नए हेड हैं, नए प्रेसिडेंट हैं, वो किस तरीके से अपनी बात को रखेंगे, ये सारी चीज़ें देखने वाली होंगी। नेक्स्ट न्यूज, आज संडे है और संडे वाले दिन साइंस पेज आता है, तो साइंस पेज पर आज न्यूज़ आई है कि समय के साथ में राइस और वीट में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी होती जा रही है। इसको लेकर के ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इशू है और ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे इंडिया में अगर माल न्यूट्रिशन ये इस तरीके से न्यूट्रिएंट की कमी वाले स्टेपल फूड दिया जाने लगा पॉपुलेशन को, तो पॉपुलेशन में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी हो जाएगी। इसकी वजह से देखो न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा और इससे लोगों में जो माल न्यूट्रिशन की समस्या है वो बढ़ जाएगी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो पॉपुलेशन का है वो बढ़ जाएगा, मतलब वो कम हो जाएगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जिस तरीके से होना चाहिए वो नहीं होगा, जो माइंड है वो डेवलप नहीं हो पाएगा और जो हमारी पॉपुलेशन है वो एक तरीके से कम्पीट नहीं कर पाएगी। राइस के बारे में बताया गया है कि लगभग 10,000 साल पहले इसको डोमेस्टिकेटेड किया गया था। अगर उस समय से कंपैरिजन किया जाए, ठीक है,
तो न्यूट्रिएंट्स लेवल जो है वो काफ़ी कमी हुई है। 50 साल पहले का राइस और अब का जो राइस है उसमें कंपैरिजन किया गया है ICAR और इसके द्वारा विद्याचंद्र कृषि विश्वविद्यालय, इन्होंने इस कंपैरिजन किया और कंपैरिजन किया तो ये माना कि न्यूट्रिएंट्स की कमी आई है। अब ये न्यूट्रिएंट्स की जो कमी है वो कई कारण से हो सकती है, जैसे सोइल में कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, या फिर जो इसमें जो खाद डाला जा रहा है, जो फर्टिलाइजर्स डाले जा रहे हैं, उनकी वजह से न्यूट्रिएंट्स की कमी भी हो सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो फर्टिलाइजर्स है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो इनमें यहाँ पर देखो कंपैरिजन बताया गया है कि 1960 के समय में हमारे जो चावल थे, चावल में आयरन और जिंक की जो मात्रा थी वो देखो 1960 के समय थी इतनी, और अब 2000 में ये घट करके इतनी हो गई है, मतलब काफ़ी कमी आई है। सेम वीट में भी जो जिंक एंड आयरन का जो कंसंट्रेशन है वो 33.3 मिलीग्राम पर केजी एंड 57.6 मिलीग्राम पर केजी इन कल्टीवर्स ऑफ द 1960 के समय की बात है, और अब 2010 में जब कंपैरिजन किया गया तो इतनी ज़्यादा कमी आ गई है। तो ये जो है, ये जो पॉइंट है कि क्यों कमी आ रही है, इसको सर्च करना और क्या रीज़न है, किस तरीके से हम इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, उसके बारे में कंसंट्रेशन करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट न्यूज देखो, 2019 की बात है, हमारे इंडिया में नागालैंड वाले एरिया में बैट के ऊपर कुछ रिसर्च होता है। अब ये जो रिसर्च है उसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो रही है। कंट्रोवर्सी ये हो रही है कि वुहान में जो कोविड का आउटसर्ज हुआ, कोविड का एक्सप्लोजन हुआ, तो क्या उससे रिलेटेड है क्या? क्योंकि ये जो स्टडी हुई ना उसमें यूएस ने सपोर्ट किया था, यूएस ने फंडिंग की थी। इस आर्टिकल में ये भी बोला गया है कि जो भी हमें विदेश से जो भी फंडिंग प्राप्त हुई उसके बारे में हमें अच्छे से अवेयर ना करवा करके ये रिसर्च किया गया। तो जो भी जिन भी ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूवल दिया था कि आप रिसर्च कर सकते हो, उन रिसर्च के बारे में उन ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से अवेयर नहीं करवाया गया था कि ये जो रिसर्च किया जा रहा है ना इसमें यूएसए के द्वारा फंडिंग है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम इसलिए बोला जा रहा है कि 2019 के समय में ये रिसर्च हुआ था, तो क्या कोविड को लेकर के रिसर्च हुआ था क्या? तो इसमें ये भी बोला गया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो इबोला वायरस और भी बहुत सारे वायरस जो मतलब उनका जो सर्ज हो रहा था, जो एक्सप्लोजन हो रहा था, उन सभी को लेकर के, क्योंकि माना जा रहा था कि जो बैट हैं वो एक बेहतरीन इंटरमीडियरी का रोल प्ले कर रहे हैं और उसी की वजह से ये वायरसेज एनिमल्स टू ह्यूमन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इसीलिए बैट्स में ये रिसर्च किया गया था, ज़्यादा कुछ नहीं था। नेक्स्ट न्यूज देखो, पूरे वीक में जो जो टर्म्स न्यूज़ में रही उसको लेकर के इस एक पेज आता है, प्रोफाइल पेज इसको बोलते हैं, और इस पेज में नाटो जो है वो पूरे वीक में न्यूज़ में रहा। यहाँ पर जो हांगकांग है, हांगकांग में जो वहाँ का न्यूज़पेपर है उसके ऊपर, क्योंकि उसको बैन किया जा रहा है, उसके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, तो वो न्यूज़ में रहा है। यहाँ पर सत्या नडेला जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को किस तरीके से रीबिल्ड किया वो न्यूज़ में है, तो उनके बारे में डिस्कस किया गया है। हम नाटो के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 1949 की बात है, 1948-49 की बात है। यूएसए और उसकी जो एलिज कंट्री है उनको लगा कि यूएसएसआर जो है वो एग्रेशन कर सकता है, कोशिश कर सकता है पूरे वर्ल्ड को अपने अंडर करने की, इसीलिए यूएसए ने अपने एलीज के साथ में मिलकर के नाटो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बनाया। मेजर रीजन क्या था? यूएसएसआर को काउंटर करना। अब जो कोल्ड वार एरा है, कोल्ड एरा है, उसमें ये डिसाइड किया गया यूएसएसआर को काउंटर करने की कोशिश की गई नाटो के द्वारा। अब 1991 में जब डिसइंटीग्रेशन हो गया यूएसएसआर का, तो उसके बाद में जो यूएसए है उसने ईरान, इराक, इसके अलावा अफगानिस्तान, इस वाले एरिया में अपनी जो आर्मीज़ है उसको भेजा, कोशिश की कि वहाँ पर पीस एस्टेब्लिश हो। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अभी प्रेजेंट टाइम में नाटो की मीटिंग हुई। अब इस नाटो की मीटिंग में पहली बार, वैसे तो 2019 में हल्का सा चाइना के ऊपर फोकस किया गया था नाटो के द्वारा, लेकिन अब बहुत ज़्यादा अच्छे से चाइना को अपना एक कंपटीटर बोला गया है नाटो के द्वारा, एक अपना एनिमी बोला गया है, और बोला गया है कि जिस तरीके से चाइना पूरे वर्ल्ड को अपने अंदर काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, अपने अंडर करने की कोशिश कर रहा है, तो हमारा एक मेजर राइवल क्रिएट हो रहा है चाइना, उसको काउंटर करने की आवश्यकता है। मतलब यूएसए चाहता है कि अब चाइना के ऊपर फोकस किया जाए, ये मेजर रीजन है नाटो का, इसीलिए नाटो ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है।
तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।